आज के टॉपिक में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिसे आपने अवॉइड करना है अपनी सोर्सिंग स्टेज पर, ताकि आपको लेटर ऑन कोई भी जो है वो बड़ी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। पहली मिस्टेक जो कि आपने अवॉइड करनी है वो ये है कि आपने अपने सप्लायर की जो लिस्टिंग पर आपको इमेजेस शो हो रही होती हैं उनको लेके कभी भी मिसलेट नहीं होना है। इस बात का क्या मतलब है कि कुछ सप्लायर्स जो है वो क्या करते हैं कि अपने बायर्स को ट्रिक करते हैं, और उनको पता होता है कि मार्केट के अंदर जो है ना कौन सा प्रोडक्ट ट्रेंड पर चल रहा है। ठीक है, वो क्या होशियारी करते हैं कि उन ट्रेंडी प्रोडक्ट की इमेजेस जो है वो अपनी कंपनी प्रोफाइल के अंदर लिस्ट कर देते हैं, जबकि एक्चुअल में वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर ही नहीं रहे होते। अगर उनके पास कोई बायर आता है वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कराने, तो वो एज अ थर्ड पार्टी जो है वो मिडिल मैन ऐसा एक्ट करते हैं और किसी और से आपको प्रोडक्ट जो है वो सोर्स करवा के दे देते हैं। ठीक है, तो ऐसे सप्लायर्स जो है वो लेजिट सप्लायर्स नहीं होते। आपने मेक श्योर करना है कि आपका सप्लायर लेजिट बन हो। ठीक है, आपने जो है इंडिविजुअली अपने सप्लाई की कंपनी प्रोफाइल को ओपन करके उसकी प्रोडक्ट कैटेगरीज में चेक करना है जाकर कि आइदर आपका प्रोडक्ट जो है वो वहां पे लिस्ट हुआ है कि नहीं हुआ हुआ। ठीक है, अगर जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे एक लिस्टिंग ओपन की थी आपको समझाने के लिए, ये वाली। ठीक है, अगर मेरा प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल मैश पाउच है, ठीक है, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे एक लिस्टिंग ओपन की थी। अब अगर मैं इसकी कंपनी प्रोफाइल में जाके चेक करूं इसकी प्रोडक्ट कैटेगरीज को, एक तो चले आपको इसकी प्रोडक्ट कैटेगरीज में दिख रहा होगा कि ये बैग रिलेटेड कैटेगरी में काम कर रहा है। ठीक है, मतलब इसने एक नीच पकड़ी हुई है, ये ऑल कॉस्मेटिक्स बैग्स भी बना रहा है, डॉक्यूमेंट्स बैग्स भी बना रहा है। ठीक है, ये बैग्स रिलेटेड नीच पर काम कर रहा है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे अपना जो है वो प्रोडक्ट लिस्ट हुआ हुआ नजर नहीं आ रहा, तो आप इसके जो है वो स्टोर पे भी सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे अगर इसके स्टोर पर सर्च करके देखूं, तो ये मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से मुझे 31 रिजल्ट शो कर रहा है। ठीक है, ये मुझे काफी ज्यादा इसकी प्रोफाइल के अंदर अपने जिस टाइप का मैं प्रोडक्ट चाह रही हूँ उसके काफी ज्यादा डिजाइन और वेरिएशंस मुझे दिख रही हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ठीक है, ये वाला सप्लायर जो है वो मेरे नीच का स्पेशलाइज सप्लायर है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर आपको कोई ऐसा सप्लायर दिखे, ठीक है, जिसके आपको ना उसकी प्रोडक्ट कैटेगरीज में अपना प्रोडक्ट लिस्ट हुआ हुआ नजर आ रहा हो, ठीक है, ना आपको उसके स्टोर पर सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे कोई सिर्फ एक दो रिजल्ट शो हो रहे हो। ठीक है, जिस तरह मैंने आई गेस यहाँ पे एक लिस्टिंग ओपन की थी, ये वाली। ठीक है, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक ही रिजल्ट शो हो रहा था। ठीक है, या फिर आपको कुछ ऐसे सप्लायर्स जो है वो दिख रहे हो जो कि जिनकी कैटेगरीज में आपको दिख रहा हो कि वो वुड मटेरियल रिलेटेड भी कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, प्लास्टिक मटेरियल भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो किसी एक नीच रिलेटेड सप्लायर नहीं है, वो नीच सेंट्रिक सप्लायर नहीं है। ठीक है, तो आपने ऐसे सप्लायर्स के साथ जो है वो काम नहीं करना। सेकेंड थिंग जो आपने जो है जो मिस्टेक आपने अवॉइड करनी है वो ये है कि आपकी जो सप्लाई की लिस्टिंग में जो प्राइसिंग डाली भी होती है सप्लायर ने, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ, मुझे इसकी यहाँ पे जो प्राइसिंग शो हो रही होती है, ठीक है, आपने कभी भी इसको बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेना है इन प्राइसिंग को। ठीक है, ये सिर्फ इंडिकेटेड प्राइसेस होती हैं जो कि आपको आइडिया दे रही होती हैं। सही है, आपने अपने सप्लायर के साथ हमेशा जो है वो नेगोशिएट करना है। ठीक है, और उससे बेस्ट पॉसिबल प्राइसेस लेने की कोशिश करनी है। और नेगोशिएट करते हुए आपने एक बात का ध्यान रखना है कि आपने उससे एक लिमिट तक नेगोशिएट करना है। ऑब्वियसली जब आप भी बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो आप भी चाहते हो कि मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट कम पड़े ताकि मुझे प्रॉफिट मेरा मार्जिन ज्यादा हो। ठीक है, इसी तरह आपको ये बात भी सोचनी चाहिए कि जो अली बाबा पे सप्लायर्स बैठे हुए हैं वो भी बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली वो भी आपको जो है वो प्राइसिंग नहीं देंगे, उस प्राइसिंग में मैन्युफैक्चर करके नहीं देंगे जिस पर उनको लॉस हो रहा हो। ठीक है, वो भी तो कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते ही है ना। तो अगर आप उनसे बहुत ज्यादा भी नेगोशिएट करा लो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर उसने आपको किसी प्रोडक्ट की जो है वो $1 बताई, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट, और आपने इसको नेगोशिएट कराते कराते आपने जो है उसको आप 0.6 $0.4 पे लेकर आ जाओ। ठीक है, तो उसका मतलब ये कि वो कहीं ना कहीं जो है ना वो आपके प्रोडक्ट के फिर मटेरियल में उसकी क्वालिटी में मार खाएगा। ठीक है, आपने मेक श्योर करना है कि आपने उससे उतना ही नेगोशिएट कराना है कि
आपकी जो है वो प्रोडक्ट की क्वालिटी पर जो है आपको कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। एंड उसके बाद अगर हम थर्ड मिस्टेक जो कि आपने अवॉइड करनी है वो ये है कि आपने जो है वो मेक श्योर करना है कि आप जिन सप्लायर्स के साथ काम कर रहे हो वो मैन्युफैक्चरर्स हो, ठीक है। आपने ट्रेडिंग कंपनीज के साथ जो है वो काम नहीं करना। इसकी जो है वो दो वजह है। एक वजह तो ये है कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना वो आपको ज्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और सेकंड रीजन ये होता है कि आपको जो प्रोडक्शन कॉस्ट पड़ेगी वो मैन्युफैक्चरर्स जो के पास जो आपको लो पड़ेगी एज कम्पेयर टू ट्रेडिंग कंपनीज, क्योंकि ट्रेडिंग कंपनीज जो होती हैं वो थर्ड पार्टीज की तरह एक्ट कर रही होती हैं। वो क्या करती हैं कि डीलिंग तो आपके साथ कर रही होती है, लेकिन आपको जो आपका प्रोडक्ट जो है वो किसी और से मैन्युफैक्चर करा के दे रही होती है। तो ऑब्वियसली जो मैन्युफैक्चर करके दे रहा होता है वो भी अपना प्रॉफिट मार्जिन रखता है, ठीक है। और ट्रेडिंग कंपनीज जो होती हैं वो भी अपना प्रॉफिट मार्जिन रखती है। तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो हाई पड़ती है ट्रेडिंग कंपनीज में एज कम्पेयर टू मैन्युफैक्चर, ठीक है। इसलिए आपने ट्रेडिंग कंपनीज के साथ जो है वो अपना टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। और आपने जो है वो मेक श्योर करना है कि आपका सप्लायर जो है वो मैन्युफैक्चर हो। आप डायरेक्ट जो है मैन्युफैक्चरर्स के साथ डील करें और उससे ही अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कराएं, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं कस्टमाइज प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में, ठीक है। उसके बाद फोर्थ थिंग, आपने जो है अली बाबा की एल्गोरिथम को समझना है, ठीक है। अच्छा, अली बाबा जो कि अमेजोन की तरह वर्क नहीं करता, ठीक है। उसका एल्गोरिथम अमेजोन से बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि अमेजोन एक B2C साइट है जबकि अली बाबा एक B2B साइट है। हमें अमेजोन के ऊपर जो फर्स्ट पेज पर आपको प्रोडक्ट्स लिस्ट हुए हुए नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। उसका मतलब ये होता है कि उनका सेल वो अपनी सेल्स वॉल्यूम और रिव्यूज के बेस पर नजर आ रहे होते हैं, जबकि अली बाबा के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। अली बाबा पे जो आपको पहले पेज पे सप्लायर्स की लिस्टिंग्स शो हो रही होती हैं वो सिर्फ उसका सिर्फ ये होता है कि उन सप्लायर्स ने जो है अपनी एक्टिवली अपनी प्रोडक्ट की लिस्टिंग्स को मेंटेन किया हुआ है, ठीक है। इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि जो सप्लायर पहले पेज पर बैठा हुआ है वो ज्यादा कैपेबल है उन सप्लायर्स के जो कि फिफ्थ सिक्स पेज के ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो हर इंडिविजुअल पेज पे जाके अपने सप्लायर्स को अच्छी तरह वेट करना है। उसके बाद फिफ्थ मिस्टेक जो आपने अवॉइड करनी है वो ये है कि जब आप अपने सप्लायर के साथ कांटेक्ट करोगे तो आपने कभी भी उसके प्रोडक्ट को लेके अपनी एक्साइटमेंट को शो नहीं करना, ठीक है। आपने हमेशा हमेशा ये शो करना है कि भाई वो सप्लाई आपके लिए लास्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपके पास और भी मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं, ठीक है। आपने अपनी न्यूट्रल अपनी टोन को अपनी बिल्कुल न्यूट्रल रखना है, ठीक है। और हैज अ हाईली प्रोफेशनल एक्ट करना है। नंबर 6 मिस्टेक जो आपने अवॉइड करनी है वो ये है कि आपने कभी भी सप्लायर से उसके सैंपल्स को देखे बगैर उसके सैंपल को ऑर्डर किए बगैर उसके साथ डील को फाइनलाइज नहीं करना, ठीक है। इसका आपको फायदा क्या होता है कि जब आप उसके सैंपल्स ऑर्डर करते हो, ठीक है, तो आप इवेलुएट कर सकते हो कि कितनी हाईली स्टैंडर्ड का ये प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है। आप सैंपल्स को देख के अंदाजा लगा सकते हो कि भाई आपको इस सप्लाई के साथ डीलिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, सही है। उसके बाद जो सेवेंथ मिस्टेक है वो आपने अवॉइड करनी है वो ये है कि आपने हमेशा अपने प्रोडक्ट की थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करानी है। थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन का क्या मतलब है कि जब एक बार आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाता है, ठीक है, तो उसको वेयर हाउस में भेजने से पहले आपने एक इंस्पेक्शन टीम से एक बंदा हायर करना है, ठीक है, जिसका आपके सप्लाई के साथ कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। वो जाता है आपकी सप्लाई की फैक्ट्री के अंदर, ठीक है, और आपके प्रोडक्ट्स को इंस्पेक्ट करता है। वो ये देखता है कि भाई आपका और आपके सप्लायर के जो बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या आपके प्रोडक्ट्स उसके मुताबिक मैन्युफैक्चर हुए हैं, ठीक है। आपकी इन्वेंट्री के अंदर कोई प्रोडक्ट डैमेज तो नहीं है। इससे आपको क्या फायदा होगा कि आप वेयर हाउस में बेचने से पहले ही जो है वो मेक श्योर कर लोगे कि आपका प्रोडक्ट हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड का है कि नहीं है। अगर आपने इंस्पेक्शन नहीं कराई, ठीक है, और इन केस आपकी इन्वेंट्री आपके वेयर हाउस में पहुंच गई और वहां जाके भाई पता चलता है कि आपकी तो इन्वेंट्री में प्रोडक्ट्स डैमेज है, ठीक है, या पे उस क्वालिटी स्टैंडर्ड के नहीं बने हुए, तो ऑब्वियसली आपको जो है वो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है।
तो आपने अपने प्रोडक्ट की थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन जरूर करानी है अपनी इन्वेंट्री को वेयर हाउस में भेजने से पहले। एंड द लास्ट वन विच इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, कि आपने जो है वो कभी भी ट्रेड एश्योरेंस को लेके ओवर अश्योर्ड नहीं होना। इस बात का क्या मतलब है कि नो डाउट ही किसी भी सेलर के लिए ट्रेड एश्योरेंस का फीचर बहुत इंपॉर्टेंट सकता है, ठीक है, लेकिन आपने इसके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड नहीं होना। आपने हमेशा अपने सप्लायर के साथ अपनी ऑब्लिगेशंस को डिफाइन करना है प्रॉपरली, ठीक है। आपने अपने सप्लायर से अपने प्रोडक्ट की परफॉर्मर इनवॉइसेस निकलवानी है, वो इनवॉइसेस जिसके अंदर आपके जो है वो प्रोडक्ट की ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस इंक्लूड होती हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपने सप्लायर के साथ प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, ठीक है, जिसको हम जो है वो पीओ भी कहते हैं, विच इज कॉल्ड परचेज ऑर्डर, ठीक है। परचेज ऑर्डर एक लीगली बाइंडेड डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी प्रोडक्ट की ऑल स्पेसिफिकेशंस मौजूद होती हैं, ऑल पेमेंट टर्म्स, शिपिंग कॉस्ट, ऑल काइंड्स ऑफ कॉस्ट जो है वो उसके अंदर इंक्लूड होती है। ये एज अ कॉन्ट्रैक्ट आपके और आपके सप्लायर के बीच में एक्ट करता है। आपको इसके साथ प्रॉपर जो है अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, ठीक है, ताकि अगर आगे कोई भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मौजूद हो। नो डाउट कि आपने ट्रेड एश्योरेंस सप्लाई के साथ डीलिंग की है, लेकिन अगर आप ट्रेड एश्योरेंस के डिपार्टमेंट में भी रीच आउट करते हो तो वहाँ के लोग भी फिर आपसे जो है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगते हैं, फिर उसी बेस पे जो है वो एक्शन लेते हैं। अगर आपके पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ही मौजूद नहीं होगा तो फिर आपको ट्रेड एश्योरेंस भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। ओके, तो आपने ये कुछ बातें जिनका खास ख्याल रखना है ताकि आपको जो है वो आगे कोई भी किस्म की प्रॉब्लम जो है वो फेस ना करनी पड़े। होप कि आपको इस टॉपिक के बारे में क्लैरिटी हुई होगी। थैंक यू।